नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। और एनवायरनमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत या ज्योग्राफी के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में उन सभी सवालों को कवर किया गया है जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला सवाल है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। सवाल है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, और डी ऑप्शन है भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हम सभी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। किसी भी क्षेत्र में जो फ्लोरा और फौना की प्रजाति बहुलता होती है उसी को बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी जैव विविधता क्या है कि किसी क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतुओं के प्रजाति की बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। और अगर किसी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां कम पाई जाती हैं तो फिर वहां पर जैव विविधता कम होगी। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सामान्य मतलब है स्पीसीज रिचनेस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन एनी एरिया। सेशन का दूसरा सवाल है जैव विविधता को मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन ए अल्फा सूचकांक, ऑप्शन बी बीटा सूचकांक, ऑप्शन सी गामा सूचकांक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है अल्फा सूचकांक। देखिए, विटेकर नामक विद्वान ने जैव विविधता को वर्गीकृत करने के लिए तीन सूचकांकों का प्रयोग किया, अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक और गामा सूचकांक। जो अल्फा सूचकांक है याद रखिएगा, अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का मापन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का मापन अल्फा सूचकांक के द्वारा किया जाता है। जैव विविधता का मापन, तो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का मापन करने के लिए अल्फा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। जो बीटा सूचकांक होता है, बीटा सूचकांक दो पारिस्थितिकी तंत्रों की जैव विविधता की तुलना करने के लिए बीटा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों की जैव विविधता की तुलना करने के लिए बीटा सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है गामा सूचकांक क्या है कि सपोज दैट ये कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, मान लीजिए ए, और ये पारिस्थितिकी तंत्र बी है। तो गामा का मतलब है कि इनमें वो जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां जो दोनों में कॉमन है, यदि उसको सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो इसी को गामा सूचकांक के नाम से जाना जाता है। यानी गामा सूचकांक आ जाएगा a + b - a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो इसे गामा सूचकांक कहते हैं। और यहाँ पर बात की गई है स्थानीय स्तर पर, यानी स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का मापन करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है,
तो इसका सही जवाब होगा अल्फा सूचकांक। जैव विविधता का अर्थ है ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, और विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजाति बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। और परिभाषा के हिसाब से ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर है। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु यानी फ्लोरा और फौना की प्रजातियां। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से ऐसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए सीजे बैरो, ऑप्शन बी डी कास्त्री, ऑप्शन सी वॉल्टर जी रोजिन और ऑप्शन डी डी.आर. बेटिस। सही जवाब है वॉल्टर जी रोजिन। यानी वॉल्टर जी रोजिन के द्वारा, डब्ल्यू जी रोजिन के द्वारा सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में और उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भी अमेजन के वन, याद रखिएगा अमेजन के वन, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी आप जानते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी और जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी का उद्गम पेरू से होता है और पेरू से बहते हुए ब्राजील से बहते हुए ये अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसी अमेजन नदी के चारों ओर बहुत घने वन पाए जाते हैं जिन्हें सदाबहार वन कहते हैं और इन्हें वर्षा वनों के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भी अमेजन के जंगलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और अमेजन के जंगलों को ही आप जानते हैं पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, द लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से अमेजन के जंगलों को जाना जाता है। अमेजन के जंगलों का सबसे ज्यादा विस्तार ब्राजील में है और ब्राजील में स्थानीय स्तर पर इन वनों को सेल्वा कहा जाता है। तो ये टर्म भी कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, सेल्वा यानी ब्राजील में पाए जाने वाले अमेजन वनों को सेल्वा के नाम से जाना जाता है। और इन वनों में जो प्रमुख रूप से वृक्ष पाए जाते हैं जैसे रबर का वृक्ष हो गया, महोगनी का वृक्ष हो गया और रबर और महोगनी जैसे जो वृक्ष है ये तो अमेजन के वनों के देशज है। यानी रबर और महोगनी के वृक्षों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि अमेजन के जंगलों में ही हुई। इसके अलावा जैसे ताड़ है, ठीक है, ताड़ है या वालसा है। वालसा याद रखिए, दुनिया की जो सबसे हल्की लकड़ी होती है वो वालसा को माना जाता है, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा होती है। तो ये तमाम सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में भी पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है वर्षा वन। वर्षा वन किन्हें कहते हैं? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर पाए जाने वाले वनों को वर्षा वन कहते हैं। और ये वर्षा वन सदाबहार प्रकार के होते हैं क्योंकि इन वनों के अंतर्गत जो वृक्ष आते हैं वो साल में एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं और इसलिए पूरे वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वनों के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें एक और, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में जैसे अमेजन के वन हो गए, तो अमेजन के वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, और अमेजन के वनों का सबसे ज्यादा विस्तार ब्राजील में है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पेरू है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ठीक है, ये तमाम सारे देश में अमेजन के वन पाए जाते हैं। इन्हीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अफ्रीका महाद्वीप में कांगो के वन भी आते हैं, कांगो वन। तो ये कांगो वन अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी के आसपास पाए जाते हैं। और इन्हीं कांगो के वनों में एक जनजाति निवास करती है जिसको पिग्मी कहते हैं। पिग्मी नामक जनजाति कांगो के वनों में पाई जाती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में यानी टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट। ऑप्शन बी उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में यानी ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उनमें। तीसरा अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, और चौथा ऑप्शन है मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज है। यदि सबसे ज्यादा प्राणियों और पादपों की जातियां अर्थात जैव विविधता कहाँ पर मिलेगी? आर्द्र वनों में। और आर्द्र वन सदाबहार वन जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। और उष्णकटिबंध का मतलब है यहाँ पर, उष्णकटिबंध आप जानते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है हमारी पृथ्वी में, कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसी को उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? ऑप्शन ए गहरे समुद्र, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी कोरल रीफ और ऑप्शन डी मरुस्थल। देखिए इस सवाल के दो जवाब सही हो सकते हैं, यानी जैव विविधता सबसे ज्यादा स्थलीय भागों में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है, और जलीय भागों में सबसे ज्यादा जैव विविधता कोरल रीफ में पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पाए जाने वाले वे क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। और जो कोरल रीफ है, महासागरों के अंदर पाई जाती है। याद रहे इन कोरल रीफ को, सॉरी कीफ नहीं है ये, रीफ प्रवाल भित्ति, इन कोरल रीफ को महासागरीय वर्षावन भी कहते हैं। तो कभी परीक्षा में पूछा जाए कि महासागरीय वर्षावन किन्हें कहा जाता है, महासागरीय वर्षावन किन्हें कहा जाता है, इसका सही जवाब है कोरल रीफ को महासागरीय वर्षावनों के नाम से जाना जाता है। और कोरल क्या होते हैं? जैसे समुद्री जीव होता है कोरल, जो कि सीलंट्रेटा संघ से संबंधित होता है, और ये समुद्री जीव जूजेंथली नामक शैवाल के साथ में सहजीविता करता है। सहजीविता यानी सिम्बायोसिस दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जूजेंथली शैवाल और कोरल के बीच में पॉजिटिव सिम्बायोसिस होती है। पॉजिटिव सिम्बायोसिस का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा संबंध जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को या तो फायदा हो या तो किसी एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो, लेकिन नुकसान किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे पॉजिटिव सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कि ए एक ऑर्गेनिज्म है और बी एक ऑर्गेनिज्म है, जैव समुदाय है, और इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार का कोरिलेशन है, इस प्रकार का सहसंबंध है कि इनमें से नुकसान किसी को नहीं होता है बल्कि दोनों को ही फायदा होता है। ऐसे मान के चलिए कि जैसे एक भैंस है, ठीक है, सपोज दैट जैसे एक भैंस है और भैंस की पीठ पर बैठा हुआ कौवा, ठीक है, भैंस की पीठ पर बैठा हुआ कौवा, और ये कौवा भैंस की पीठ से जूं खा रहा है। तो इस केस में भैंस और कौवे के बीच का जो संबंध है उसे हम कहेंगे सिम्बायोसिस, और वो भी पॉजिटिव सिम्बायोसिस, क्योंकि इसमें कौवे को भी फायदा हो रहा है और भैंस को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, अगर कौवा ना हो और भैंस और जूं के बीच का संबंध पूछा जाए तो फिर ये संबंध पॉजिटिव का ना होकर के नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जूं को तो फायदा होगा लेकिन नुकसान इसमें भैंस का होगा। तो दो समुदायों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें या तो दोनों समुदायों को फायदा हो या किसी एक समुदाय को फायदा हो,
नुकसान किसी भी समुदाय का ना हो, तो इस प्रकार के संबंध को ही पॉजिटिव सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि जो प्रवाल, जो कि एक समुद्री जीव होता है सीलेंटेटा संघ का, उसका जूजेंथली नामक शैवाल के साथ में सहजीवी संबंध होता है। इसमें शैवाल प्रवाल के लिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का प्रबंध करता है, और ये जो प्रवाल है वो शैवाल को आश्रय देता है। तो और ये प्रवाल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, जिन्हें पॉलिप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं, और इनके द्वारा उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव से द्वीपों का निर्माण हो जाता है, दीवारनुमा संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें प्रवाल भित्तियों के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल निर्मित द्वीप है, वो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। इसी प्रकार से जो मालदीव वगैरह है वो भी मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, प्रवाल निर्मित द्वीप है। तो मूंगा चट्टानें क्या है कि प्रवालों के द्वारा जो उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट है, इन्हीं को मूंगा चट्टानों के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को बायो रॉक भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बायो रॉक। बायो रॉक, बायो रॉक क्या है? बायो रॉक वास्तव में मूंगा चट्टानों को ही बायो रॉक के नाम से जाना जाता है। जब तक इन प्रवाल और शैवाल के बीच में साथ रहता है तो ये प्रवाल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, और महासागरों के अंतर्गत जो भी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रवाल भित्तियों के आसपास देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इन प्रवाल भित्तियों को महासागरीय वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। एक टर्म अक्सर आप सुनते होंगे, कोरल ब्लीचिंग, यानी प्रवाल विरंजन। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है कि जो प्रवाल बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, जब वो सफ़ेद पड़ जाते हैं तो इस घटना को कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। या दूसरे शब्दों में आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब जूजेंथली नामक शैवाल प्रवालों से अलग हो जाता है तो ये प्रवाल या पॉलिप्स जो रंग बिरंगे होते हैं वो सफ़ेद पड़ जाते हैं, और इस परिघटना को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो अगर कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं होती हैं तो इससे जो समुद्रों की पारिस्थितिकी है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ समुद्रों में जैव विविधता में भी कमी होती है। ठीक है, तो ये प्रवालों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जैसे फ्रिंज, दूसरा बैरियर, और तीसरा एटॉल। तो जैसे जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, बच्चों, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो प्रवाल भित्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इनमें से एक प्रवाल भित्ति को कहते हैं फ्रिंज, यानी तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंज। दूसरी प्रवाल भित्ति को कहते हैं बैरियर, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। और तीसरी प्रवाल भित्ति को कहा जाता है एटॉल। फ्रिंज प्रकार की प्रवाल भित्ति क्या होती है कि सपोज दैट ये हमारा स्थल है, ठीक है, ये हमारा कोई स्थल है, और स्थल से लगा हुआ ये जलीय भाग है, स्थल से लगा हुआ ये जलीय भाग है। तो कोई एक ऐसी प्रवाल भित्ति जो तट के समांतर हो, कोई एक ऐसी प्रवाल भित्ति जो तट के समांतर हो और तट के पास में हो, तो ऐसी प्रवाल भित्ति को फ्रिंज के नाम से जाना जाता है। तो फ्रिंज प्रवाल भित्ति क्या है? ऐसी प्रवाल भित्ति जो तट के पास हो और तट के समांतर हो, उसे फ्रिंज प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये जो फ्रिंज प्रवाल भित्ति है और ये जो हमारा तट है, इसके बीच में ये जो जल भरा हुआ है, इस जल को बोट चैनल कहा जाता है। दूसरा, बैरियर प्रवाल भित्ति क्या होती है? बैरियर प्रवाल भित्ति का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये तट है,
और यहाँ पर ये जल भरा हुआ है, यहाँ पर ये जल भरा हुआ है। तो कोई प्रवाल भित्ति जो तट के समांतर हो परंतु तट से दूर हो, तट के समांतर हो परंतु तट से दूर हो, उसे कहा जाता है बैरियर। तो बैरियर की विशेषता क्या है? ऐसी प्रवाल भित्ति जो तट से दूर हो और तट के समांतर हो उसे बैरियर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। और ये जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, ये प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। ये प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, यहाँ पर कोरल सागर में। ये प्रशांत महासागर में है और प्रशांत महासागर के इस भाग को कोरल सागर कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है क्वींसलैंड। तो ये क्वींसलैंड के तट से लगी हुई करीब 2400 किलोमीटर की प्रवाल भित्ति है और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जिसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। तीसरी प्रवाल भित्ति है एटॉल। तो एटॉल किसे कहेंगे? एक ऐसी प्रवाल भित्ति जो तट से दूर है लेकिन परंतु ये लगभग घोड़े की नाल के समान है। तो इस प्रकार की प्रवाल भित्ति को एटॉल कहेंगे। और कभी पूछा जाए कि भारत में जो लक्षद्वीप है वो इनमें से किसके अंतर्गत आएगा? फ्रिंज प्रकार का है या बैरियर प्रकार का है या एटॉल है? तो इसका सही जवाब होगा भारत में जो लक्षद्वीप है वो एटॉल प्रकार का है। तो ये बातें हो गई प्रवाल भित्तियों की। नेक्स्ट सवाल देखिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो बच्चों जो जैव विविधता होती है, जैसे रूल होता है, आपको सीखना है कि अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर जाए, 0 डिग्री अक्षांश और ये पोल है, तो अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है और पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि होती है। अब इसमें लिखा है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है और इसका पहला ऑप्शन सही है कि जैव विविधता बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जाते हैं। पहला ऑप्शन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। देखिए जैसे हमने अक्षांशों के आधार पर देखा कि लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की तरफ जाने पर जैव विविधता में कमी होती है, यानी ध्रुवों के पास में जैव विविधता कम होगी और विषुवत रेखा के पास में जैव विविधता ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से यदि हम पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो सपोज दैट जैसे ये मान लीजिए कोई पर्वत है, ठीक है, सपोज दैट जैसे ये कोई पर्वत है तो पर्वत में ये चोटी और ये पर्वत में हो गया घाटी। तो आपको ये याद रखना है कि जो चोटी होती है उसमें जैव विविधता कम होती है, चोटियों में जैव विविधता कम होती है। और जो घाटियां होती हैं घाटियों में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता अधिक होती है। घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। और जैव विविधता की दृष्टिकोण से भारत में जो घाटी सबसे प्रसिद्ध है वो है शांत घाटी। ये शांत घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में पाई जाती है और पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब है साइलेंट वैली, शांत घाटी। शांत घाटी स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो शांत घाटी पाई जाती है केरल में, ऑप्शन बी। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन।
फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और जैसे जैसे उत्तराखंड की एक और घाटी पूछी जाती है नेलोंग घाटी, नेलोंग घाटी ये भी उत्तराखंड में है। धर्मा घाटी, धर्मा घाटी हिमाचल। सुरमा घाटी असम। अराकू घाटी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश, इसे हिमाचल का यूनान कहा जाता है मालना घाटी को। और कांगड़ा कुल्लू जैसी घाटियाँ ये भी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में मरखा घाटी ये लद्दाख में पाई जाती है बच्चों। यूथांग वैली ये सिक्किम में पाई जाती है। यूथांग वैली सिक्किम में। सांगला, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। जुकू घाटी, जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है जुकू घाटी। तो ये भारत में पाई जाने वाली प्रमुख घाटियां हैं। और इन घाटियों में कश्मीर घाटी वगैरह आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता या जैव विविधता की दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ऑप्शन सी, इस क्षेत्र में विदेशक तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं और यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है क्योंकि यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ये सिंपल अक्षांशों के आधार पर इसका जवाब मिलेगा। जैसे इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश और हम लोग पोल पढ़ते हैं 90 डिग्री अक्षांश। तो लिखा है उच्चतर अक्षांश। उच्चतर अक्षांश का मतलब पोल के आसपास, ठीक है, हायर लैटिट्यूड। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे हमने अभी पिछले कुछ सवालों में इस बात को डिस्कस भी किया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो लोअर लैटिट्यूड है वहां पर जैव विविधता अधिक होगी और हायर लैटिट्यूड में जैव विविधता कम होगी। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पर्वतीय प्रवणताओं, ठीक है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लिखा है उच्चतर उन्नतांश। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांश का मतलब होता है बच्चों जैसे चोटी। ठीक है, उच्चतर उन्नतांश का मतलब होता है चोटी।
और निम्नतर उन्नतांश का मतलब होता है घाटी। ठीक है, तो ये उच्चतर उन्नतांश हाई लेटीट्यूड। ठीक है, सॉरी हाई एल्टीट्यूड। उच्चतर उन्नतांश का मतलब हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये चोटी है और ये घाटी है। ये हो गया उच्चतर उन्नतांश और घाटी हो गया निम्नतर उन्नतांश। तो हमने ये पढ़ा है कि चोटियों की तुलना में घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। आइए इस कॉन्सेप्ट के साथ में सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, सही है गलत है। तो उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो चोटियों की तुलना में घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हॉटस्पॉट माने जाते हैं। देखिए हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसको आप पहले समझ लीजिए। और वैसे इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए हॉटस्पॉट, और वो भी जो है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने किया। ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यानी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट शब्द का सबसे, वैसे तो हॉटस्पॉट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर पर्टिकुलर जगह खाने पीने के लिए प्रसिद्ध है तो वो खाने पीने का हॉटस्पॉट हो गया। कोई जगह घूमने फिरने के लिए प्रसिद्ध है तो वो टूरिज्म के दृष्टिकोण से हॉटस्पॉट हो गया। कोई जगह पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो अपना पठन पाठन के लिए, स्टडी के लिए हॉटस्पॉट हो गया। अभी जैसे कोविड के दौर में हम देखते थे कि किसी खास जगह से यदि कोविड के बहुत ज़्यादा केस आने लगे तो उसको कोरोना हॉटस्पॉट कह दिया जाता था। तो हॉटस्पॉट का प्रयोग कई अर्थों में किया जा सकता है। जैसे भूगर्भ के अंदर भी हमारे हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूगर्भ के अंदर जहाँ पर मैग्मा का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उन जगहों को भी हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर जिन हॉटस्पॉट की चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। तो हम लोग एक प्रकार से पर्यावरणीय हॉटस्पॉट पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो पर्यावरणीय के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग नॉर्मन मेयर्स ने किया। और नॉर्मन मेयर्स ने ये बताया कि किन क्षेत्रों को पर्यावरणीय हॉटस्पॉट कहा जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने 3 कंडीशनें बताई, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन उन्होंने बताई प्रजाति बहुलता, ठीक है। पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई प्रजाति बहुलता, ठीक है, यानी स्पीसीज रिचनेस, प्रजाति बहुलता, स्पीसीज रिचनेस, यानी कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बड़ी मात्रा में फ्लोरा और फौना की प्रजातियाँ पाई जाती हों, उन्हें प्रजाति बहुलता, मतलब उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाएगा। और प्रजाति बहुलता में ये कहा गया है कि कम से कम 1500 प्रकार के वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 1500 प्रकार के वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए। तो प्रजाति बहुलता का मतलब जहाँ पर कम से कम 1500 प्रकार के वेस्कुलर प्लांट हों, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई बच्चों। दूसरी इसमें कंडीशन आता है स्थानिकता, यानी ठीक है एंडेमिक। इसका मतलब है कि कोई, ठीक है, मान लीजिए कोई ये पर्टिकुलर जगह है जिसको हम हॉटस्पॉट कह रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम 1500 प्रकार के वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए। और दूसरा, इस जगह में स्थानीय प्रजातियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। विदेशी प्रजातियों की तुलना में ये देशज प्रजातियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा इसमें होता है आशंका बोध, यानी वल्नरेबिलिटी,
वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि लगभग, ठीक है, 30%, लगभग 30% या इससे कम प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में होनी चाहिए और इन प्रजातियों पर संकट जो है होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशनें कहीं पर भी एक साथ फुलफिल होती हैं तो इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। देखिए दुनिया में अब तक 36 जो क्षेत्र है उनको इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। और भारत में यदि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात की जाए तो मोटे मोटे तौर पर भारत में इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। जैसे इसमें एक आपका आ जाता है हिमालय में भी पूर्वी हिमालय, दूसरा आ जाता है पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, तीसरा आ जाएगा आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो जैसे भारत में यदि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात करें इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो ये जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भारत में उनकी संख्या 4 है। इसमें एक हो गया हिमालय, ठीक है, और हिमालय में भी स्पेशली पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत में भी जो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिम का भाग है, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम का भाग, तीसरा इंडो म्यांमार बॉर्डर, और चौथा इसमें आ जाएगा सुंडालैंड। और ये सुंडालैंड अंडमान निकोबार से प्रारंभ होता है और ये जाता है साउथ ईस्ट एशिया तक, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका वगैरह, ये सब पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर पूछा जाए दुनिया में कुल कितने हॉटस्पॉट है, 36। विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या 36 है और भारत में हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। तो आगे के कुछ सवाल इसी हॉटस्पॉट से संबंधित हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो देखिए हिमालय इसके अंतर्गत आ जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत जैसे हमने पढ़ाया, इंडो म्यांमार बॉर्डर, पश्चिमी घाट, और जो भारत में हॉटस्पॉट नहीं है ये विंध्य श्रेणी, ठीक है, विंध्य श्रेणी भारत में हॉटस्पॉट नहीं है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कथन सिक्किम के संबंध में 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया, ठीक है, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, ये भी सही है, और सिक्किम के जो मुख्य निवासी हैं लेप्चा हैं, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों का जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो देखो जिन 3 कंडीशनों के आधार पर किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट माना जाता है उनमें से एक तो ये आ जाएगा जाति बहुलता, स्पीसीज रिचनेस, दूसरा इसमें स्थानिकता आ जाएगी, ठीक है, एंडेमिज्म, और तीसरा इसमें आ जाएगा आशंका बोध यानी वल्नरेबिलिटी। तो इसमें हो जाएगा 1, 3 और 5 यानी ऑप्शन सी इसका सही है। जैव विविधता के नाश के क्या कारण है, यानी किसी भी स्थान की जैव विविधता का ह्रास कैसे हो सकता है, कमी कैसे हो सकती है। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, और ये सभी कारण जिम्मेदार हैं जैव विविधता में ह्रास के। तो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल हैबिटेट का लॉस, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो देखिए जैव विविधता के नुकसान के लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है,
जो जीव जंतुओं का नेचुरल हैबिटेट है, यानी जंगल, उसकी क्षति हो रही है। और कई सारी ऐसी विदेशी जातियां भी हैं, वो चाहे वनस्पतियों की हों, जीव जंतुओं की हों, अगर वो किसी एक जगह पर उगने लगे या आ जाए तो फिर वो दूसरी प्रजातियों को पनपने नहीं देती हैं। जैसे आपने एक घास का नाम सुना होगा, लेंटाना घास। अगर ये लेंटाना घास जिस जगह पर उगाए तो फिर वो वहाँ पर दूसरी वनस्पतियों को पनपने का मौका नहीं देती है। तो इसमें से ये कारण तो सही नहीं होगा, 1, 2, 3, ठीक है, ये कारण सही है, पहला ऑप्शन इसका सही है, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वही सवाल है, बस ग्लोबल वार्मिंग की जगह भूमंडलीय तापन शब्द है। तो इसमें भी 1, 2, 3 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, ठीक है, हिमालय में अगम आवास हैबिटेट, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, ये सही है इसका, ठीक है, प्राकृतिक आवासों का विनाश तथा झूम खेती। अब जैसे मैंग्रोव वगैरह है या वेटलैंड वगैरह है, मैंग्रोव और वेटलैंड अपने अंदर बहुत सारी जैव विविधता को समाहित किए रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी जंगली जंतु अभयारण्य। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह की स्थापना करनी चाहिए। देखिए, अगर हम जैव विविधता के संरक्षण की बात करें तो जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां आपको सीखनी है। जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां होती हैं। इनमें से एक विधि को कहते हैं इन सीटू मेथड, इन सीटू मेथड, और दूसरी विधि को कहते हैं एक्स सीटू मेथड। इन सीटू मेथड और दूसरी विधि को कहते हैं एक्स सीटू मेथड। यानी जैव विविधता के संरक्षण की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां, इन सीटू मेथड और एक्स सीटू मेथड। इन सीटू मेथड क्या है? अगर किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास के अंदर ही संरक्षित किया जाए तो ऐसी विधि को इन सीटू मेथड कहते हैं। लेकिन अगर किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित किया जाए तो ऐसी जो है जैव विविधता के संरक्षण की विधि को एक्स सीटू कहते हैं। तो देखो, इन सीटू मेथड में किनको किनको शामिल किया जाता है? इन सीटू मेथड में जितने भी हमारे संरक्षित क्षेत्र होते हैं, इन सीटू मेथड में जितने भी हमारे संरक्षित क्षेत्र होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और ये संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जो है तहत इनकी सीमा या बाउंड्री को निर्धारित किया जाता है। देखो, संरक्षित क्षेत्र कौन कौन है? जैसे हमने पहले से पढ़ रखा है, इन संरक्षित क्षेत्रों में आ जाएंगे राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। दूसरा इसमें आ जाएगा बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तीसरा इसमें आ जाएगा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। चौथा इसमें पवित्र उपवन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रुप्स। पवित्र उपवन, जैसे आप जानते हैं कि किसी कोई पवित्र जगह, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसके आसपास जो वृक्ष लगे होते हैं जो सैकड़ों साल पुराने होते हैं, और ये वृक्ष भी उन मंदिर मस्जिदों के साथ आम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होते हैं। और ये गांव की जिम्मेदारी बनती है कि इन वृक्षों का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना होने पाए। गांव के जो लोग होते हैं या जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो भी इन वृक्षों को कभी काटते नहीं हैं, क्योंकि उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ में उनकी इन वृक्षों के साथ में आस्था भी जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मंदिर के आसपास बड़े बड़े कई 100 साल पुराने पीपल के पेड़ मिल जाएंगे, बरगद के पेड़ मिल जाएंगे। तो इन्हीं सबको पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो पवित्र उपवन को
पवित्र उपवन को जैव विविधता संरक्षण के इन सीटू मेथड के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से इसमें जो है बच्चों जो कम्युनिटी रिजर्व वगैरह हैं वो सब आ जाते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपको ये सीखना है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू मेथड में किनको शामिल किया जाता है। तो इन सीटू मेथड में राष्ट्रीय पार्क आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। जैसे हमने पिछली बार में चर्चा की थी कि हमारे देश में करीब करीब 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 500 साढ़े 500 से ज़्यादा जो है वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो जगह हैं वो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। अब देखिए XC2 मेथड के अंतर्गत क्या क्या आता है। XC2 मेथड के अंतर्गत आपके जैसे चिड़ियाघर वगैरह हो गए, ठीक है। चिड़ियाघर, देखिए याद रहे चिड़ियाघर इन C2 मेथड के अंतर्गत नहीं आते हैं, चिड़ियाघर XC2 मेथड के अंतर्गत आते हैं। चिड़ियाघर है या कोई जो है बेटा वानस्पतिक उद्यान है, ठीक है। कोई बॉटनिकल गार्डन है, वानस्पतिक उद्यान है या कोई प्राणी उद्यान है, जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक है। प्राणी उद्यान है, जूलॉजिकल गार्डन है, ठीक है। तो चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, प्राणी उद्यान। और इसके अलावा जैसे हम लोग स्पर्म वगैरह है, ठीक है। स्पर्म है या अंडाणु है, ठीक है। स्पर्म है, अंडाणु है या कोई सेल है, ठीक है। किसी जीव जंतु का उसको जो है संरक्षित करके रख लेते हैं और बाद में फिर उससे जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन कराने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड XC2 कंजर्वेशन मेथड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानिक पद्धति नहीं है। तो हमने डिस्कस कर लिया, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू मेथड के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय पार्क इन सीटू मेथड के अंतर्गत आते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य इन सीटू मेथड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वानस्पतिक उद्यान और प्राणी उद्यान इन सीटू मेथड के अंतर्गत नहीं आते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन ए, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण यानी इन सीटू रणनीति का उदाहरण नहीं है। जैवमंडल आगार, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू के अंतर्गत आएगा, ये नहीं आएगा। वानस्पतिक बाग, सेकेंड ऑप्शन। और निम्नांकित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रायो बैंक, ठीक है। क्रायो बैंक जो कि XC2 के लिए मतलब क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे जो स्पर्म अंडाणु वगैरह है उनको बहुत कम तापमान पर नाइट्रोजन गैस के साथ में संरक्षित कर दिया जाता है, इसी को बोला जाता है क्रायो बैंक। तो क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के अंतर्गत आता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में है। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जीव मंडल, जीवन नहीं, जैव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन ए इसका सही है बच्चों। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है। तो कोरल ब्लीचिंग का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है, तीसरा ऑप्शन। और निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका भी सही जवाब है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन। और निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। 1, 2, 3। और इसमें एक और आप लिख सकते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो भारत में कहाँ कहाँ पर प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं, कच्छ की खाड़ी में मिलती है, मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप में मिलती हैं, ठीक है। हालांकि लक्षद्वीप सवाल में नहीं है लेकिन आप इसको याद किए रहें। भारत में ये जो 4 जगह हैं
ये प्रवाल वृत्तियों के लिए जानी जाती हैं। तो आज के सेशन की समाप्ति हम लोग यहीं पर करते हैं और नेक्स्ट टाइम अगली बार एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।